और ये विभवांतर। सेल विभव में लिखें दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जब परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, नहीं हो रहा तो क्या कहोगे इसे भाई? सेल विभव। और इसी के नीचे लिख देना इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है, इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है। इधर बोलो भाई, विभवांतर की परिभाषा लिख दो। दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जब परिपथ में धारा बह रही हो। बह रही है भाई धारा बह रही तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो क्या काम में लोगे? मापने के लिए वोल्टमीटर। तो लिख देना इसे वोल्टमीटर से मापा जाता है। देखो भाई सुनो, ये एनोड है, ये कैथोड है, दोनों का विभव का अंतर निकाल लो, क्या कहलाएगा? विभव का अंतर निकाल रहा हूं मैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। अब कंडीशन 2, जब धारा बह रही हो जब, और धारा नहीं बह रही हो जब। धारा नहीं बह रही क्या कहोगे इसे? और धारा बह रही हो तो थोड़ा आगे चल करके अपन इस सेल विभव को मापेंगे भाई। किसको मापेंगे बताओ? सेल विभव को। और किसी भी सेल के सेल विभव को मापने से पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि वो सेल काम करना बंद कर दे, सेल काम करना बंद कर दे। क्योंकि सेल विभव का मतलब ये होता है भाई, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जबकि सेल काम नहीं कर रहा हो। तो ध्यान रखना, जब आपको सेल विभव निकालना हो, जब आपको सेल विभव निकालना हो तो आपको क्या प्रयास करना पड़ेगा? सेल को काम कराना बंद करना पड़ेगा भाई, सेल को काम करना बंद करना पड़ेगा। और सेल काम करना बंद कब करेगा? इस बात को मैं बताता हूं। देखो कब काम करेगा। डैनियल सेल का वोल्टेज कितना है बताओ? 1.1 वोल्ट ना, नोट लगाकर कर देते हैं ये, है ना भाई? सुनो ये बेटा, कितना वोल्टेज है? क्या लगा रहा हूं बताओ इसमें मैं? डैनियल सेल आपको करंट देता है कि आपसे लेता है? बोलो, दे रहा है ना भाई? जो आपने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में ऊपर जो सुई सी थी उस सुई की जगह लट्टू लगा दो। बताओ लट्टू क्या हो जाएगा? जल जाएगा, लट्टू जल जाएगा। तो आपको क्या करता है? ये वोल्टेज देता है। कितना? 1.1 वोल्टेज आपको देता है भाई। ठीक है, अब आप क्या करो पता है? इस पर बाहर से एक बैटरी लगाओ, आप खुद करंट दो इसको। कितना दो? नंबर 1, 1.1 नंबर 1 वोल्ट से कम दे दो। सेकंड, 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दो। और नंबर 3 कंडीशन क्या हो सकती है? 1.1 वोल्ट से कम दे दो, सॉरी बराबर 1.1 वोल्ट लगाने पर। 3 कंडीशन होगी ना भाई। एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहा हूं मैं भाई, ये विभव लगा रहा हूं। 3 कंडीशन। पहला कितना? 1.1 वोल्ट से कम। 0.4 लगा दो, 0.6 लगा दो, 0.8 लगा दो। बड़े अच्छे प्रश्न है कंपटीशन एग्जामों के। डैनियल सेल पर बाह्य वोल्ट 0.6 लगा दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा? 1.3 लगा दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा? 1.1 लगा दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समझे, 1.1 वोल्ट से कम लगाया
कोई प्रभाव नहीं भाई। कम का लगाया भाई, क्या लगाया, कम का लगाया, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सही है कि नहीं? मैं चल रहा हूं बाहर उधर से कोई कण आके टकराया मेरे से, मैं चल रहा हूं आके टकरा गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब उधर से जो कण आके टकराया वो मेरे से हल्का है। सही है कि भाई? टकराया कोई फर्क नहीं, कोई ऑक्सीजन गैस आके टकरा गई, कोई फर्क पड़ा क्या? मैं चल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आके जो टकराएगा वो कम का हो। सही है कि नहीं? मैं जा रहा हूं, ट्रक टकरा गया, फिर भी कोई बात नहीं, जा रहा हूं, बोलो सही नहीं? कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं। क्यों पड़ेगा भाई? मैं तो रोज, हमारे आज सुबह में जा रहा था ऐसे, और हाँ बिट्टू ने ट्रक फेंक के मारा मेरे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरे ट्रक से। आई बस, ट्रक से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? ट्रक किसका था? बिट्टू का, इतना सा ट्रक था। सही है कि नहीं भाई? और ट्रक मान लो रामलाल जी का हो, वो बड़ा जो 9 चक्के वाला, अब बताओ मेरी जो बदल जाएगी कि नहीं? क्या बदल जाएगी? है दशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी भाई, दोनों बदलेंगी, दिशा भी और दशा भी। 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया भाई, उल्टा हो गया, सेल रिएक्शन है उल्टी हो जाएंगी, ध्यान रखना। 1.1 से ज्यादा लगा दोगे तो सेल अभिक्रियाएं उल्टी हो जाएंगी, सेल अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती हैं। ठीक है ना भाई? या मैं सीधा लिख दूं देसी भाषा में, उल्टी हो जाती हैं। कौन सा पेपर में पूछेगा? उल्टी हो जाती है। सही है भाई? रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी। पहले जिंक क्या कर रहा था? जिंक क्या कर रहा था भाई? इलेक्ट्रॉन अब ग्रहण करने लग जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? कब की बात है ये? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो। 1.1 वोल्ट लगा दिया, मैं जरा बिल्कुल बराबर का आगे खड़ा हो गया। कई बार पता क्या होता है, कई बार आप लड़ाई नहीं देखी ऐसे, तू हाथ लगा, वो भी कहेगा तू हाथ लगा। क्यों? दोनों बराबर के होते हैं। लगा ना तू, तू लगा पहले, तेरे बाप को जन्म लिया, तू लगा पहले, तू लगा। आप खड़े उस वक्त कोई तो लगाएगा, सुबह शाम तक खड़े कोई नहीं लगाएगा। क्यों? दोनों बराबर के हैं, दोनों रोज देख रहे हैं। ये चीन भारत पे करे, भारत चीन पे करे, ये चीन पे करे, भारत चीन पे करे, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों बराबर के हैं। पाकिस्तान ने किया, दूसरे दिन खबर आ गई अंदर जाके घुसिया मारिया है। क्यों मारिया है भाई? पाकिस्तान बोधा गरीब था, जाके मारिया है। सही है कि नहीं? और दोनों बराबर के हैं, जब कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका फट जाके आक्रमण कर आया, किस पे? ईरान पे बम डाल दिया। इधर चीन खूब खेरा, खूब खेरा आजा। सही है कि नहीं? बस वो भी दूर से ही कहता है तेरे को देख लूंगा, ये भी कह रहा है तेरे को देख लूंगा। दोनों इसी बात पे देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। कोई किसी को नहीं देख सकता। क्यों? बराबर है भाई, दोनों बराबर है। सही है कि नहीं? तो बराबर वोल्टेज लगाओगे ना, सेल अभिक्रियाएं रुक जाएंगी। ध्यान रखना, सेल काम करना बंद कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तो ध्यान रखना भाई, बड़ी अच्छी बात है कि जब किसी सेल पर उसके सेल विभव के बराबर वोल्टेज बाहर से लगा दिया जाए तो सेल काम करना बंद कर देगा। दोबारा बताओ, जब किसी सेल के ऊपर बाहर से पोटेंशियल बराबर का लगा दिया जाए तो सेल काम करना बंद कर देगा। जब किसी सेल पर बाह्य विभव उसके सेल विभव के बराबर लगा दिया जाए तो सेल काम करना बंद कर देगा भाई। ठीक है? आगे तीनों बात समझ में? आप 3 कंडीशन लगाओगे भाई, 1.1 वोल्ट से कम, 1.1 वोल्ट, 1 वोल्ट से ज्यादा, ज्यादा, कम और बराबर। कम से कोई इफेक्ट, बराबर से रुक जाएंगी भाई, दोनों रुक जाएंगी, सेल अभिक्रियाएं दोनों रुक जाएंगी। सही है कि नहीं? हटा दो ये नोट लगा करके। ये बाह्य विभव का प्रभाव बता दिया भाई मैंने। ये बाह्य विभव का प्रभाव अपने इस समय सिलेबस में भी नहीं है,
राजस्थान बोर्ड में भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी में है इसका जिक्र, तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है भाई। सिंपल सा था, बता दिया, ऐसा कोई रटने वाली जरूरत है नहीं इसमें कि भाई साहब बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा साहब, मैं तो सुबह से शाम तक रट रहा था, याद ही नहीं हुआ। तो सिंपल चीजें चाहे सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती हैं भाई। आगे तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है है? कुछ भी नहीं हटा, सारी चीज यूं की हुई, 4 चैप्टर हटे हैं बस। स्टार्टिंग का जो सॉलिड था ना भाई, उस सॉलिड में से वो था ना चुंबकीय गुण, वो चुंबकीय गुण, और लास्ट में वो था एक परावैद्युतांक गुण, है ना भाई, वो दोनों हटे हैं बस। बाकी अपना उससे पहले का ना दोष वगैरह आ रही है, वो सारे के सारे हैं। चुंबकीय गुण हटे हैं, और एक लास्ट का टॉपिक था परावैद्युत, पायरोइलेक्ट्रिसिटी, मतलब गर्म करने पर करंट उत्पन्न हो जाए, है ना भाई, वो टॉपिक हटाए है। कौन सा सेल? अरे इनमें देखो मेरी बात सुनो, ये इन्होंने इस चैप्टर में बेवकूफी करी है। इन्होंने बेवकूफी पता क्या करी है? बेवकूफी ये करी है कि बेस तो हटा दिया और आगे की चीज रख दी। कैसे पॉसिबल है कि बिना बेस बताए? अब देखो मेरी बात सुनो, आगे बताया इन्होंने टॉपिक क्या रखा, समझना बात को। पढ़ाने में किसी चीज को हटाने में एक अलग वो होता है भाई। उनका काम था ये हटा दे, ये हटा दे, ये हटा दे, आंख बंद करके हटा दिया। लेकिन बात समझो तो सही, आगे टॉपिक पता है क्या रख दिया इन्होंने? इन्होंने रख दिया विद्युत वाहक बल का मापन। टॉपिक क्या रखा हुआ है? विद्युत वाहक बल का मापन टॉपिक है, लेकिन विद्युत वाहक बल होता क्या है, सेल क्या होता है, वो हटा दिया। अरे जब आप सेल नहीं जानते तो विद्युत वाहक बल को कैसे जानोगे आप? मेरे को बताओ, बताओ तो सही भाई। आप सेल हटा रहे हो और आप करें विद्युत वाहक बल पढ़ाओ, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ये टॉपिक हटा दिया, लेकिन विद्युत वाहक बल का मापन इस टॉपिक के बिना पॉसिबल नहीं है। जब तक आप सेल मापन में ये कंडीशन नहीं लगाओगे ना, जब तक सेल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन लगानी पड़ेगी वहां। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि विद्युत वाहक बल जब आप मापोगे तो सेल को काम कराना बंद करना पड़ेगा। और बंद कब करेगा? जब उस पर 1.1 वोल्ट के बराबर लगाओगे। तो ये कंडीशनें पढ़नी पड़ेंगी भाई स्टार्टिंग की। आर्य वासन भाई, जब कहीं जाकर के आगे की चीजें समझ में आएंगी। हालांकि ये जरूर है कि मैं इनको क्या कर रहा हूं, शॉर्ट में कर रहा हूं, मैं हटा नहीं रहा भाई। सुन लेना ध्यान से भाई। कभी आप समझो और आपके पेरेंट्स या दूसरा कोई मास्टर कहते देख तेरे मास्टर को सिलेबस का कौन पता, हटगोर पढ़ा रहे। आर्य वासन भाई, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरी मैं ही जानता हूं भाई, ठीक है ना। ये क्यों पढ़ाया मेरे को पता है। आगे जाकर के मैं जब ईएमएफ बताऊंगा आपको कि ईएमएफ का मेजरमेंट कैसे करोगे, पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत क्या है, तो मेरे को ये बताना जाना पड़ेगा भाई। आर्यवासन भाई, तो सारी चीजें बताना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। जो लास्ट की चीजें हैं वो हट गई, वो हटा देंगे अपन। अब आप कहो कि साहब स्टार्टिंग का वो हटा दिया क्या, कौन से गुण हटा दिए? चुंबकीय गुण हटा दिए, है ना भाई, चुंबकीय गुण हटा दिए। कहीं नहीं हटाए रहे भाई, यहां से हटा दिए और डी ब्लॉक में रख दिए। फायदा क्या है बोलो? क्या कह रहा है वो कि सॉलिड में से हटा दिए, किस में रखे हुए हैं वो? डी ब्लॉक में तो रखे हुए हैं। फिर फायदा क्या है बता? चाहे यहां से पढ़ ले चाहे वहां से पढ़ ले, तो नहीं हटाए। ध्यान रखना भाई, जो मैं पढ़ाया जा रहा हूं वो कंटिन्यू पढ़ते जाएं बस। जो हटाना होगा मैं अपना आप हटा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा चुंबकीय गुण को। क्यों पढ़ना पड़ेगा बताओ? क्योंकि वो मैंने मिक्स पढ़ाया है, किसके साथ? डी के साथ। और डी की प्रॉपर्टीज है एज इट इज, डी की प्रॉपर्टीज एज इट इज है, और ये सारी प्रॉपर्टी डी की हैं, तो हटा नहीं, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो आप हो गए भाई। अगला टॉपिक ले लें, अगला टॉपिक लो, तो मैं अपना आप कर दूंगा। जो हटाना होगा ना मैं अपना आप हटा दूंगा, ठीक है। आप तो निश्चिंत होकर के पढ़ते जाएं, आपका काम पढ़ना बस। टॉपिक डालें, इलेक्ट्रोड विभव। सिलेबस जो राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस है वो मैंने देख लिया, पढ़ लिया है ना भाई।
उसका खूब अच्छे से अध्ययन कर लिया, क्या मेरे को पढ़ाना है वो मैं अपने आप सोच लिया, आप तो पढ़ते जाओ बस। अगला टॉपिक अपना कौन सा आ गया? इलेक्ट्रोड विभव। और वैसे भी आपको बताऊं मैं, हो सकता है राजस्थान बोर्ड ने वो टॉपिक हटा दिए हों, लेकिन मैं उन टॉपिकों को पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन चाहे उसको शॉर्ट करवा दूं, 1.5 पन्ने की चीज को चाहे मैं 4 लाइन में करवा दूं, लेकिन उसका जिक्र जरूर करूंगा भाई, ध्यान रखना। क्योंकि आज तो थोड़ा सा टाइम की बात है, बाद में जाकर के जिंदगी भर तकलीफ देंगी, ध्यान रखना भाई। ये चीजें लास्ट में तकलीफ देंगी, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे अपन उसको बताओ, शॉर्ट कर देंगे ना। जैसे ये जब था बाह्य सेल, मतलब बाह्य विभाव का क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा 1 पन्ने का है ये, लेकिन मैंने 4 लाइन में करवा दिया, सही है कि नहीं? तो ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में मैं उनको करवा दूंगा, हटाऊंगा नहीं किसी चीज को भाई, ठीक है ना? किसी चीज को नहीं हटाऊंगा, ध्यान रखना ये चीज। आप रही बात सिलेबस की, पूरा टाइम से आपको सिलेबस मिलेगा, उस बात की भी टेंशन नहीं अगर मैं रहा तो। देखो भाई, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सुन ले बात ध्यान से। अपन क्या करें, जिंक को जिंक सल्फेट में डुबो दें, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दें, जिंक को जिंक सल्फेट, कॉपर को, तो आप क्या कर रहे हैं बताओ? किसी मेटल को उसके आयनों के विलयन में डुबो रहे ना, किसी मेटल को, सही है ना? तो मेटल क्या करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अपन ने देख चुके भाई, जिंक क्या कर रही थी, कॉपर क्या कर रही थी, तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा? लिख दो तो परिभाषा। जब किसी धातु को उसके धातु आयनों के विलयन में, उसके धातु आयनों के विलयन में, उसके धातु आयनों के विलयन में डुबोया जाए, डुबोया जाए, तो धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। देखिए भाई, इधर मैं ये प्रोसेस दोबारा कर रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया, ये लो भाई, एक ये मेटल है M, और ये विलयन है कौन सा, M+N। दोबारा बताएं, मेटल तो कौन सी है, M, विलयन कौन सा है, जैसे जिंक Zn+2, कॉपर Cu+2। बात सही है कि नहीं? ये मान लो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है मेटल, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी भाई? इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इसकी रिएक्शन होगी M से M+N इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन ही तो त्यागेगी। अरे +N है, इसका मतलब N इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, +2 है तो 2 त्यागेगी, +3 है तो 3 त्यागेगी, सही है कि नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए ना। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण अपचयन, बोलो, ये ऑक्सीडेशन हो गया भाई मेटल का। यहां क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कौन, M+N, कितने ग्रहण करेगा, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किस में बदल जाएगा, मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन, तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। क्या कर रही है दोबारा बताओ, त्याग रही है ग्रहण कर रही है, त्याग रही है, तो एक एग्जांपल दे दो, देखा, Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन से Cu,
जब किसी मेटल को क्या किया, जब किसी मेटल को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाएगा तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। क्या कहा जाएगा इसे? इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाएगा भाई। क्या कहा जाएगा? आगे डेफिनेशन समझे, डायग्राम उतार दो दोनों। और तीसरा ये भी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन न तो इलेक्ट्रॉन त्यागे न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे अपन तो बात कर रहे हैं कि या तो वो त्यागेगी या ग्रहण करेगी। उस कंडीशन की बात अपन नहीं कर रहे जब मेटल ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागे ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या ग्रहण करेगी भाई। M को डुबोया M+N में, सही है ना। जिंक को डुबोया Zn+2 में, कॉपर को डुबोया Cu+2 में, एल्यूमिनियम को डुबोया Al+3 में, Ag को डुबोया Ag+1 में। आगे ना बात समझ में, नीचे लिखे इलेक्ट्रोड विभव निम्न दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव निम्न दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। दो टाइप का इलेक्ट्रोड विभव आप पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड। लिख दे दोनों दोबारा से। ऊपर देख के बोले आपने क्या किया था, जब किसी धातु को उसके धातु आयन के विलयन में डुबोया जाए, बस। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? तो यहां क्या लिखोगे? तो मेटल इलेक्ट्रॉन, बस सही है कि नहीं? या मेटल इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं दोनों समझ में? अगर मेटल का ऑक्सीकरण हो जाए तो ऑक्सीकरण विभव, सही है कि नहीं? मेटल का अपचयन हो जाए तो बात समझ में कि नहीं? मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ग्रहण कर ले तो, सही है ना? तो फर्स्ट लिखे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और आधी डेफिनेशन तो खुद ही लिख दो। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में आधी डेफिनेशन खुद ही लिख दें कि जब किसी मेटल को उसके मेटल आयन के विलयन में डुबाया जाए तो मेटल की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, सही है कि नहीं भाई? मेटल की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा भाई। मेटल को मेटल आयन के विलयन में डुबा जाए तो मेटल के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। लिख दी परिभाषा, लिख दी सबने? इसे EOXI से प्रदर्शित करते हैं। ई ऑक्सीडेशन पे, इसे ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। ई लगा के OXI लिख दें, इसे ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिख दो,
अप चेन वाले की। देखो भैया अगला क्या पढ़ रहे हैं, अपन बताओ। मानक इलेक्ट्रोड। अब पता है क्या कर रहा हूं भाई, पहले क्या कहा था आपने, मेटल को मेटल आयन के विलयन में डुबो दो, मेटल को मेटल आयन के विलयन में डुबो दो, सही है कि नहीं। और अब पता है क्या कर रहा हूं मैं अब लगा रहा हूं मानक कंडीशन। क्या लगा रहा हूं भाई, और ध्यान रखना मानक कंडीशन लगते ही उस नाम से पहले मानक जुड़ जाता है, मानक कंडीशन लगती। अरे बस भाई रामलाल यादव मानक उपाधि दे दी डॉक्टर की, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगाता, मानक उपाधि दे दी तो अब क्या नाम पड़ गया, डॉक्टर रामलाल। डॉक्टर नहीं है वो, मानक उपाधि दी गई उसको, ठीक है ना भाई। नाम पड़े क्या है, वेस्टर्न मानक सेल। क्या नाम है, वेस्टर्न मानक सेल। तो मानक क्यों जोड़ा है बताओ, मानक कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी बताओ, स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है भाई, 298 केल्विन टेम्परेचर और सांद्रता 1m। क्या है बताओ, ये मानक कंडीशन। दोबारा बताओ क्या है ये, मानक कंडीशन है। तो यहां मानक कंडीशन लगा दो। मैं पहले क्या कहा था, मेटल को मेटल आयन के विलयन में डुबो दो। अब शर्त लगानी पड़ेगी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298। सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1m। तो बताओ क्या लगा दी मैंने यहां, मानक कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन लगा दी कि जब आप मेटल को डुबोवो उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जिस विलयन में डुबो उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, बाकी वही परिभाषा हो जाएगी। तो परिभाषा बोलो क्या होगी, 298 केल्विन ताप पर जब किसी धातु को उसके 1m सांद्रता वाले आयनों के विलयन में डुबाया जाए तो मेटल के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, परिभाषा वही है ना। आप वापस अपनी परिभाषा देखकर देख लो कि कहां कहां क्या शब्द जुड़ेगा। एक तो क्या शब्द जुड़ेगा बताओ, 298 और एक 1m सांद्रता। बोलो सही है कि नहीं, दो शब्द जुड़े ना बस, सही है कि नहीं। लिख दो परिभाषा, तो बोर्ड पे नहीं देखो, खुद की परिभाषा देख के लिखो। स्टार्टिंग में टेम्परेचर जोड़ दो बस, 298 केल्विन ताप पर, आगे लिख दो वो कहो, 298 केल्विन ताप पर जब किसी धातु को उसके, बोर्ड पे देख लो, उसके बाद 1m सांद्रता वाले आयनों के विलयन में डुबोया जाए। तो मेटल की इलेक्ट्रॉन त्यागने ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। वही डेफिनेशन है रे, फिर बता रहा हूं आपको, डेफिनेशन वही है। टेम्परेचर सांद्रता चेंज किया आपने, ये भी दो प्रकार का होता है।
ये भी दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखें, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। ये दो प्रकार का होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। मानक ऑक्सीकरण, मानक अपचयन। सुन लो, अब पहला लिखो कौन सा, फर्स्ट लिखो, परिभाषा बोर्ड पे देखो, परिभाषा बोर्ड पे देखो एक बार। 298 केल्विन ताप पर जब किसी मेटल को उसके 1m सांद्रता वाले आयनों के विलयन में डुबाया जाए तो मेटल की बस इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाएगा। लिख दो परिभाषा। टेम्परेचर 298 होना चाहिए और सांद्रता कितनी, 1m होनी चाहिए। 1m का मतलब है 1 मोलर, मोलरिटी 1। टेम्परेचर 298 और सांद्रता कितनी, 1m। और देखो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, नोट लगाओगे, नोट। ये जो ऊपर नोट है इसका मतलब क्या है, मानक कंडीशन है। इसे ई नोट ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई नोट ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई नोट ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लिख दो जल्दी परिभाषा। परिभाषा यही है, परिभाषा बोर्ड पे लिखी हुई है, आप भी लिख रहे हो वही परिभाषा। तो यही परिभाषा 4 बार लिख दी भाई, और अभी भी याद नहीं तो कोई बात नहीं। हो गया भाई। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, ई नोट आरईडी रिडक्शन, ई नोट आरईडी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो भाई कुछ वैल्यू ऐसे करो, जो आपने ईसीएस बना रखी है ना, ईसीएस निकालो, कहां है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालो जल्दी, कहां है। या ऐसे करो, अरे तो ढूंढोगे, रहने दो, ये मिल गई ना। मैं देखो ऐसे लिखा था आपने, जन्म कराओ फिर कढ़ाओ कोनी सुने प्रभु हक्कू, सही है कि नहीं। अब सुन लो रे, हाइड्रोजन का होता है 0.0 वोल्ट, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट, और बाकी जो बच गए ना उनका होता है किसमें, माइनस में। कितना होता है भाई, 0 पॉइंट समथिंग होता है। ये लो, सबका एक साथ याद करवा रहा हूं, कल से ये सारे काम आने लग जाएंगे न्यूमेरिकल वगैरह में, ये काम आएंगे बस। जन्म कराओ फिर कढ़ाओ कोनी सुने प्रभु, याद करें भाई। देखो पॉइंट है ना, 13, 14, 25, 28, 40, 44 और 74, 76, दो स्टेप में याद करें, याद हो गया बस। 13, 14, 25, 28, 40, 44, 74, 76, जैसे वहां याद किया था ना, 73, 83, 87, 90, 92, 93, भूल गए सॉलिड स्टेट में।
73 83 73 83